हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब, और स्वागत है आपका आपके प्यारे से दर्द में, और जहाँ पे जो भी है बकवास नहीं। चलिए, पिछला क्लास हमारा था रेवोल्यूशन, मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रेवोल्यूशन ही है ना एक तरह का, और हम लोगों ने उसमें केवल बहुत थोड़ी सी बात की थी। पर आज की क्लास में ये पूरा पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर ख़त्म। आपको केवल क्या करना है, सुनना है लेक्चर्स है। और फिर एक चीज़ इतना बता रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन को पास कर जाओ, अच्छा नंबर ले आओ। इतना नहीं बता रहे कि हाँ हम महान ही बन जाओ। महान बनने के लिए नहीं, केवल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं। देखो, इसके पहले हम लोग देख चुके थे जो इवेंट हो रहा था, है ना, मतलब जगह जगह घटनाएं जो हो रही थी, उस मतलब वो जो कार्टिजेज जो थे, कारतूस्त जो थे, जिनको कारतूस्त बोला जाता है, धिचकियाँ चलो वो वाले, उनमें क्या हुआ, जब उनको पता चला कि हाँ इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई है, उसको चर्बी ही बोला जाता है, ठीक है, मतलब ग्रीस, चर्बी मिलाई गई है। तो उसके बाद जो जगह जगह पे क्या रेवोल्यूशंस हुआ, उनमें दिल्ली में क्या हुआ, सुनो। दिल्ली क्यों, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिल्ली इंपॉर्टेंट क्यों है, दिल्ली इंपॉर्टेंट, देखो पहली बात, दिल्ली सेंटर पार्ट हो गया, ठीक है। दिल्ली पे अगर किसी का कब्जा रहेगा ना, तो वो वहां से पता है लगभग बहुत बड़े पोर्शन को क्या करेगा, कवर करेगा। यही कारण था ब्रिटिश लोगों का वहां दबदबा था। आप पढ़ोगे तो यहाँ बंगाल में कलकत्ता, और सेंटर में आपका हो गया दिल्ली। इसी तरीके से साउथ में मद्रास, उनकी प्रेसिडेंसी, और एक बंबई भी हो गई। समझ गए मेरी बात। चलो आगे बताते हैं आपको क्या हुआ दिल्ली में। दिल्ली की बात करते हैं। तो जहां विद्रोह रेवोल्यूशन जहां पे हुआ था, मेरठ की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। मेरठ, वहां से जो सिपाही लोग, जो सिपाही लोग जो थे, जो उन्होंने जेल वेल तोड़ के अपने साथी वगैरह को निकाला था, वो सब कहाँ चले गए थे, दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे। अब वो जब दिल्ली की तरफ मार्च किए तो उन्होंने क्या किया पता, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर को मार डाला, हजारों को, और एक दिन में नहीं। ऐसा नहीं बच्चों, पैदल चलना पड़ता था उसमें, कोई बैलगाड़ी और मतलब कोई घोड़ा या इस तरह का सभी के पास नहीं था। और ट्रेन का इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोड्यूस हुआ था, पर कॉमन पीपल के लिए नहीं था कि ट्रेन में बैठे और दिल्ली निकल ली, ऐसा नहीं था। तो वो पैदल चल रहे थे, और रास्ते में जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स मिल रहे थे उनको मारते हुए वो चले गए। दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा ये खून खराबा हो गया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया किसको, दिल्ली को उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया। क्लियर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लंबे समय तक, अच्छा लंबे समय तक वहां पे वॉर चला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जॉन निकोलसन एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ लॉयल सिख सोल्जर्स। अच्छा सिख सोल्जर क्यों, क्योंकि उस समय जो इंडियन आर्मी थी, मतलब ब्रिटिश की जो इंडियन आर्मी थी, आपको बताएंगे हम आगे, इंडियन अलग थी और ब्रिटिश अलग थे। मतलब आर्मी तो एक ही थी, पर उसमें इंडियंस का अलग कैटेगरी, ब्रिटिश का अलग कैटेगरी। तो उसमें जो इंडियन कैटेगरी थी, उसमें जो सिख सोल्जर थे, ये काफ़ी वफादार होते हैं, पता है ना, सिख। तो ये वफादार थे किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। और इनके हेल्प से इन्होंने क्या किया पता है, दिल्ली को घेर लिया, ठीक है। बिसीज्ड का मतलब होता है दिल्ली को घेर लेना, नाकाबंदी कर लेना। और लंबे समय के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना, 4 महीना, ठीक है। हालांकि 4 मंथ आपके किताब में लिखा हुआ कि 4 महीने के बाद इन्होंने क्या किया, दे कैप्चर दिल्ली को इन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर करना भी बहुत जरूरी था, जी जान लगा दिया। यहाँ पे क्या किया, अंग्रेजों ने जी जान लगा दिया कि नहीं, दिल्ली तो किसी भी हाल में लेना है, क्योंकि दिल्ली सेंटर पार्ट है, सबका नजर वहां पे। अगर आप दिल्ली खो दिए मतलब सब कुछ खो दिए, ये ऐसी है, करने मरने की हाल थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सारी आर्मी को डिपोर्ट करना शुरू किया यहाँ पे, क्योंकि सारा जो प्रदर्शन चल रहा था, सारा जो रेवोल्यूशन चल रहा था, वो दिल्ली में चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, सारी आर्मी को कहां भेजा, डिपोर्ट करना शुरू किया दिल्ली में, कि दिल्ली वाले दंगे को सॉल्व करो भाई, वो तो सेंटर का पार्ट है, सारा एकदम राजनीति खत्म हो जाएगा, दिल्ली पे जाना है, दिल्ली पे करके। हालांकि 4 महीने के बाद इन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया किसको, दिल्ली को। अब सुनो, ये लोग जो लोग दिल्ली की तरफ मूव किए थे, इन्होंने क्या था कि बहादुर शाह जाफर, या बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जाफर, जो भी बोलो, बहादुर शाह जो कि लास्ट मुगल एम्पेरर थे, या जो भी आप बोल सकते हो इसको, कि मुगल के ये आखिरी राजा, शासक, सम्राट, जो भी बोलोगे, ठीक है। इन लोगों ने इनको क्या किया था, अपना हेड बनाया हुआ था। तो इनको क्या किया गया पता है, इनको जेल भेज दिया गया। जेल कहां, वो भी मतलब पकड़ के
क्योंकि अब भैया इन्होंने कैप्चर कर लिया ना, दिल्ली कैप्चर कर लिया, तो ये जो जितने भी लोग थे, होता क्या भैया, आपके मुखिया को हम पकड़ लें तो आप ऐसे ही खत्म हो जाओगे, हार जाओगे, तो इन्होंने इसको कैप्चर किया और इनको भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया, भेज दिया कहाँ, रंगून उस समय बर्मा में था, आज म्यांमार बोला जाता है उसको, ठीक है। और इनके सामने इनके दोनों बेटों को, या दो ही किताबों में जिक्र किया गया, इनके बेटों को गोली मार दी गई थी, मतलब इनके सामने ही मार दी गई थी। अब बताओ, इनके बच्चे अगर खत्म हो गए तो ये वंश क्या हुआ, यहीं खत्म हो गया, मतलब मुगल डायनेस्टी का द एंड हो गया। कहां से, वो बाबर के समय से चला आ रहा जो डायनेस्टी था, वो यहाँ पे आके क्या हुआ, खत्म हो गया, इनके सामने इनको मार दिया गया। और इनको बेचारे को मतलब रोते बिलखते, जो भी जैसा भी समझो, किसी के बच्चे को आप उसके सामने मार दोगे तो इतना तो मतलब वो पत्थर नहीं ना है, कि अब इनको क्या किया गया पता, डिपोर्ट कर दिया गया कहाँ, रंगून। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगला इवेंट कहाँ हुआ। इवेंट देखो बच्चों, हम बता रहे हैं पूरे देश में इवेंट हुआ, छोटे छोटे जगहों पे इवेंट हुआ, बड़े बड़े जगहों पे इवेंट हुआ, लेकिन आप वो जगह को पढ़ रहे हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके पहले मेरठ में पढ़े, अब पढ़े दिल्ली में, अगला कहाँ पढ़ेंगे, कानपुर में, फिर कहाँ पढ़ेंगे, झांसी। एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं दिल्ली के बाद में देश के जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी, जगह, शहर, बस्ती, बसेरा, गांव, सवेरा, मतलब कहाँ क्या क्या हो रहा है, हम उस मुद्दे पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। देखो मेरठ हमने देखा, ठीक है, दिल्ली हमने देखा, ठीक है, ये वो आग है जो धीरे धीरे बढ़ रही है और ये पॉपुलर शहर थे। आइए कानपुर में क्या हुआ, कानपुर की बात करते हैं, ठीक है। कानपुर, वही हमारा प्यारा सा कानपुर, ये वही कानपुर है जहां लोगों के मुंह में गुटखा सबसे ज्यादा रहता है और पच पुच करते रहते हैं, मुंह में गालियां तो ऐसी रहती हैं जैसे कि बोले ही नहीं जा सकती। आइए कानपुर में क्या हुआ, देखो कानपुर में जो ये वॉर था, यानी कि जो रेवोल्यूशन था, इसको लीड कर रहे थे नाना साहेब। नाना साहेब कौन थे, ये पेशवा बाजी राव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, दत्तक पुत्र। दत्तक मतलब इनको गोद लिया हुआ था। एक रीजन यहां निकल के आएगा गोद लेने वाला, बताएंगे आपको वॉर का कारण क्या था, ठीक है। देखो पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे, ठीक है, इन्होंने नाना साहब को क्या किया था, गोद लिया था। इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, एक बच्चे को गोद लिया था ना। हाँ, ब्रिटिश क्या चाहते थे कि झांसी को मेरे अंडर दे दो, झांसी का नाम सुना होगा, झांसी को मेरे अंडर दे दो, हम चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, एक बच्चे को गोद लिया था, वैसे इन्होंने गोद लिया था, ठीक है। अब नाना साहब ने क्या किया उस समय, ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश हर जगह फैले हुए थे, ठीक है, कानपुर में भी थे। तो जब ये आग एकदम लहर की तरह फैली तो इन्होंने क्या किया पता है, एकदम लड़ाई झगड़ा वॉर हर जगह चल रहा था, तो कैप्चर कर लिया किसको, कानपुर को, धीरे धीरे। देखो बाबू, कैप्चर करने का मतलब ये नहीं कि हम पिस्तौल लेके चले आ गए, ठीक है, और हम क्या बोले, हाँ चलो खाली कर दो, निकलो यहां से, चलो निकलो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि लंबे समय तक खून खराबा, मार पीट, काट, गोली बारूद, हाँ इंडियंस के पास नहीं भी था उस समय, लेकिन फॉरेनर्स के पास था। तो इन सारी चीजों से इन्होंने क्या किया, कैप्चर किया कानपुर को, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया क्या, पेशवा होनू बन गया ना। हाँ, क्या होनू मतलब कानपुर को कैप्चर कर लिया, कुछ दो चार ब्रिटिश को हरा दिया, तो अपने आप को इन्होंने, पेशवा क्या है, तो पेशवा एक टाइटल है, ठीक है, ये एक रिस्पेक्टिव टाइटल है। मतलब पेशवा एक, हर कोई पेशवा नहीं बन सकता था, आप ऐसे समझो कि पेशवा एक टाइटल हो गया, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को क्या, पेशवा बना लिया, क्योंकि इन्होंने भाई कानपुर जीत के आए हैं, वो एकदम तीर मार के आए ना, एकदम चौकस तीर लगा के आए हैं, मतलब होनू बन के आए, चलो पेशवा घोषित कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या, अच्छा इसके बाद भी इन्होंने क्या किया, देखो लंबे समय तक इनका कानपुर में दबदबा रहा, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, इन्होंने कैप्चर किया ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रंस एंड प्रॉमिस्ड देम ए सेफ कंडक्ट टू इलाहाबाद। देखो बच्चों, ब्रिटिश जो इंडिया आए थे तो वो अकेले नहीं आए थे, ऐसा नहीं कि हम अकेले चल रहे हैं। तो ब्रिटिश जब इंडिया भारत आए थे, जब वो भारत आए थे तो उनके साथ उनके बच्चे, उनके फैमिली, ठीक है। अब हमारी झगड़ा किससे थी, ब्रिटिश से, ना कि उनके बच्चों से, उनके फैमिली थे से, उनके दादा दादी, मतलब उनका पूरा फैमिली की बात करो। तो हो क्या रहा था कि इनको दया आई और इन्होंने ऐसे मासूम लोगों को, जो ब्रिटिश थे लेकिन जिनकी कोई दोष नहीं थी, ठीक है, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, अगर वीडियो तेज लग रहा है तो उसको स्लो कीजिएगा और सुनिएगा, ठीक है। तो उनको क्या किया, कैप्चर मतलब अपने अधीन ले लिया, अपने अंडर में ले लिया और उनको प्रॉमिस किया कि हम आपको क्या करेंगे, एक सेफ जगह प्रोवाइड करेंगे। तो
वो सेफ जगह उन्होंने क्या देना चाहा, इलाहाबाद। इलाहाबाद और कानपुर के बीच की डिस्टेंस नियरली 170-75 किलोमीटर के आसपास है। 170 और 75 किलोमीटर के आसपास है इलाहाबाद से कानपुर। ध्यान से सुनो। और हुआ क्या कि उस समय जो भीड़ थी, कैसी एंग्री भीड़ थी, मॉब, एंग्री मॉब मतलब होती जो भीड़ थी, ठीक है, उन्होंने जब ये गंगा रिवर को पार करा रहे थे इस सबको, ठीक है, लोगों को जब पार करा के उस तरफ इलाहाबाद भेजना चाह रहे थे, तो जो गुस्साई हुई भीड़ थी उन्होंने क्या किया, गोली मारना शुरू कर दिया। लगभग सभी मर गए, तो कुछ को ही क्या किया गया, बचाया जा सका था। तो ये इनका क्या था, एक वर्क था जिसको आपको याद रखना चाहिए, अदरवाइज नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ ये, क्योंकि लंबे समय के बाद देखो ऑन 17 जून 1857 जनरल हैवलॉक उन्होंने क्या किया, कानपुर को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब जब भैया पहले तो कानपुर को इन्होंने कैप्चर किया, है ना, मतलब कैरम बोर्ड की गोटी है, पहले तुम पेलो फिर हम पेलेंगे, दोनों मिलके पेलेंगे, काम यही हो रहा है, ठीक है। तो नाना साहब ने ब्रिटिश को मारा, कैप्चर किया, ठीक है, कानपुर को। अब ये जो भाई साहब आते हैं, क्योंकि भैया अंग्रेज इतनी आसानी से जाने वाले थोड़े ना है, उनके पास बम बारूद गोला सारे सोर्स उनके पास मौजूद थे। अब हैवलॉक ने क्या किया, कानपुर को कैप्चर किया। जब कानपुर को कैप्चर किया तो वो तो ऐसे नाना साहब को छोड़ेंगे नहीं ना। नाना साहब क्या हुए पता है, स्केप कर गए, फील्ड मतलब होता भाग गए, कहाँ, नेपाल भाग गए। उसके बाद उनके बारे में सुना भी नहीं गया कुछ, मतलब नथिंग वाज हर्ड अबाउट हिम, उनके बारे में कुछ खबर भी नहीं मिली। नाना साहब के बाद में क्या थे, तात्या, तांतिया, इंग्लिश में तांतिया बोलते हैं लेकिन ये तात्या टोपे, नाम सुना होगा, काफी फेमस नाम है। इन्होंने भी क्या किया था, सिटी को कैप्चर किया इनके बाद में, मतलब अंग्रेजों को इन्होंने भी हराया, सिटी कैप्चर किया, लेकिन बाद में ये भी क्या हुए, हार गए, मतलब कानपुर इसके बाद ये भी क्या हुए, हार गए। अच्छा, कानपुर के बाद क्या हुआ बच्चों, हम बताते हैं, सुनो। लखनऊ में बेगम हजरत जो थी वहाँ की, ठीक है, उनके मतलब लीडिंगशिप में वहाँ पे रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। इसी तरीके से बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह के लीडिंगशिप में चल रहा था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के लीडिंगशिप में चल रहा था। तो ये जो छोटा छोटा इवेंट है इसको आप लोग पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, झांसी वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, तो वो आप पढ़ लेना। तो झांसी के बारे में किसको नहीं पता, झांसी के बारे में सबको पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक दो और है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करता, केवल आपको क्या करना है, समझना है। अब समझो मेरी बात, देखो इतना सब तो आप समझ गए। लड़ाई हुई, मेन कारण तो आपको पता है क्या हुआ, वो जो गाय और सुअर की जो चर्बी थी उसके कारण हुआ, ठीक है। लड़ाई के बाद कहां कहां पे क्या क्या घटना हुआ, इवेंट क्या क्या हुआ, ये आपको पता चला। दिल्ली में ये हुआ, झांसी में ये हुआ, मेरठ में ये हुआ, सब कुछ पता चल रहा है। देखो बच्चों, हम जैसे क्लास में बताते हैं, हम वैसे ही ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको क्लास के जैसा समझा सकें। ऐसा नहीं कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को नहीं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इवेंट आपको याद नहीं रखना है, केवल आपको 2-3 जगह की इवेंट याद रखना, जैसे दिल्ली, मेरठ और कानपुर, क्योंकि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरठ, दिल्ली, कानपुर अगल बगल ही आप समझो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, और ये तीनों उस समय क्या थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस थे जहां से पता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता था एरिया को, ठीक। झांसी तो खैर फेमस हो गई वो रानी लक्ष्मीबाई के कारण, ये आपको पता है, क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट किया था, साथ में वो अकेली ऐसी उस समय फीमेल थी जिन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से क्या किया, लड़ाई किया। बाकी झांसी में बहुत इंपॉर्टेंट आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, अब बहुत डेप्थ में जाओगे तो पढ़ोगे वहाँ पे कौन गवर्नर था, किसके लीडिंगशिप में मतलब वो हार गई थी, तो इतनी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना। पर अब क्या पढ़ना है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या पढ़ना है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना कि आखिर ये इतना बड़ा वॉर हुआ तो हुआ क्यों। आप सोच के देखो मेरी बात, हमने पहले भी बताया हुआ कि कोई एक रीजन किसी लड़ाई को, और वो इतनी बड़ी लड़ाई को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, कभी भी नहीं। तो आखिर क्या कारण था इतना बड़ा लड़ाई कि पहला आजादी का लड़ाई ही घोषित कर दिया गया। देखो इंडियंस और ब्रिटिश का तू मैं शुरू से चलते रहा, सास बहू वाला रिश्ता रहा है, समझे, ऑलवेज शुरू से रहा है। लेकिन इतना बड़ा अगर वॉर, वो भी इंडिपेंडेंस की नहीं, आज तो मारे मोराइन दी, वो आज जो होगा उसको भगा ही देंगे, गोली मारेंगे, सारा आज निकाल ही देंगे। इतना बड़ा आखिर कुछ तो कारण रहा होगा। अब देखो बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट से बताते हैं, याद रखना। दुनिया में आप जो भी वॉर पढ़ोगे, अगर कुछ नहीं आता तो 2-3 तो याद रख लो। पहला पॉलिटिकल कॉज पहला, दूसरा सोशल कॉज, इकोनॉमिक भी होगा,
समझे बात को, रिलीजियस मैटर भी होता है, यहाँ तो इमीडिएट भी हो रहा है। तो ऐसा कर करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मतलब आपकी किताब में बहुत सारा कॉज दिया गया, लेकिन आपको 2 4 5 पढ़ लेना है और आपको क्या करना है, समझ लेना उसी में। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होगा, पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, राइट 5 कॉज बिहाइंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 5 कारण क्या है ऐसा, समझे बात को, 5 ऐसा कारण क्या, इंपॉर्टेंट 5 क्या कारण है। तो आपको मेन रीजन क्या करना है, पढ़ लेना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉज, बिहाइंड वॉर। वॉर के पीछे क्या कारण था, क्या कारण था, क्या कारण था। तो हम एक टेबल बना देते हैं बोर्ड पे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, आपको समझा देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। तो नोट्स आप केवल पॉइंट लिख लो, आपको एग्जामिनेशन में तो अपने लैंग्वेज में आप उतार ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से हम केवल समझा रहे हैं, कोई यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कराने के लिए नहीं समझा रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। और हाँ, यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक हो सकता है। आइए बच्चों, चलिए एक रेफरेंस बुक का यूज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, सिलेबस तो देखना होगा। तो जो कॉज है, मीन्स जो रीजन है, उसमें पहला रीजन मिलिट्री रीजन, मिलिट्री रीजन ही पकड़ो। क्योंकि मिलिट्री कॉज क्यों पहला पकड़े, क्योंकि सबसे पहला इसका जो शुरुआत ही हुआ था ना, वो मिलिट्री यानी कि सिपाहियों ने किया था, लोगों ने किया था, जो सैनिक थे उन्होंने किया था, इसलिए उसको पता है मिलिट्री वॉर भी कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग मिलिट्री कॉज पकड़ते हैं सबसे पहले। हाँ, कुछ भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल कुछ 4 5 10 याद रखना है। इसमें पहला क्या है, जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट। क्या एक्ट है इसको समझो। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल लाया गया। प्रपोजल ये था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको विदेशों में भेजा जाए, या जरूरत पड़ने पर उनको विदेश भी लेके जाया जाए। किस लिए, सर्व करने के लिए। अच्छा, ओनली फॉर इंडियन सोल्जर्स। ब्रिटिश के साथ ऐसा कुछ नहीं था, यह एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ताकि जो यहाँ पे इंडियंस हैं उनको बाहर ले जाके काम कराया जाए, जरूरत पड़ने पर उनको विदेश भी लेके जाया जाए। और उस समय ऐसी मान्यता थी, यानी कि उस समय ऐसा माना जाता था कि जो लोग थे या हम लोग जो थे, हमारा विदेश जाना मतलब क्या होता, धर्म के अगेंस्ट है, रिलीजियस के अगेंस्ट है। मतलब ये एक, आप जो भी बोल सकते हो उसको, पौराणिक या मान लो कि अपना खानदानी रीति रिवाज, आप कुछ भी बोल सकते हो, कि ऐसा उस समय माना जाता था कि भैया अगर हमने समुद्र को पार किया मतलब हम कहीं के नहीं रहे, हम बर्बाद हो गए, कुछ इस तरह का फीलिंग्स था लोगों में, ठीक है। तो पहला जो था ना, ये जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट था। अब हमको बताओ, आर्मी में 2 हैं, ब्रिटिश है और इंडियंस है। ब्रिटिश को नहीं लेके जाया जा रहा है कहीं पे सर्व करने के लिए, अब इंडियंस को कहीं पर सर्व करने के लिए लेके जाया जा रहा है, तो लोगों में गुस्सा आएगा ना। लेकिन इतना बड़ा भी बात ये नहीं था कि वॉर हो जाता। अभी समझो हमने क्या बताया, ये एक कारण है, लोगों में फूट फूट की गुस्सा आ रहा है कि मतलब मौके की तलाश है, लेकिन मौका नहीं है। बस ये एक आक्रोश है, एक रीजन छोटा सा है, पर इतना भी बड़ा रीजन नहीं है कि ये अकेले लड़ाई को करा देता, इसीलिए। दूसरा, एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध को जब उन्होंने हथिया लिया ब्रिटिश ने, अब है क्या, बात को समझो। अवध उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था। अवध मतलब अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, ये जितना भी एरिया था उस समय अवध का एरिया था, ठीक है। अवध बहुत बड़ा पार्ट था अवध, ठीक है। उस नॉर्थ इंडिया का अवध एक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अवध, ईस्ट एकदम नहीं, नॉर्थ मतलब अगर ये आप समझो इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का भारत है, तो इस जगह पे जो आपका ये आता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये अवध होगा, और ये बहुत बड़ा पार्ट था, ठीक है। तो ब्रिटिश ने जब यहाँ हथियार लिया, बहुत सारे सोल्जर्स यहीं से आते थे, हाँ, मतलब आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स यहीं से आते थे। अब उनको लगा कि हमारी जन्मभूमि को क्या किया गया, हथियार लिया गया, तो हम लोग रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, ये फीलिंग्स आना शुरू, मात्र जिसको आप बोलते हो देशभक्ति वाली फीलिंग्स आना शुरू हो गए। तो लोगों में आक्रोश फिर बना। देखो पहला कारण तो ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है, हाँ, गर्म तो पहले से है तवा, उसमें बौछार मार रहे हो आप पानी का, तो क्या हो रहा है, मतलब ये एक रीजन और बना। देखो बच्चों, छोटा छोटा पॉइंट ही रखो समझने के लिए, लिखने का तो आप 2 लाइन और बढ़ाओगे, 1 2 3 4 5 ऐसे 2 लाइन आप और बढ़ा दोगे अपने से, तो काम खत्म, ठीक है। हमने पहले क्या बताया, जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट पास हुआ, जिसके कारण इंडियंस को बाहर भेजा जा सकता था, ठीक है। चलो उठाओ बोरा बिस्तर, निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम हमको पसंद नहीं है, चल निकलो यहाँ से, अब तुमको यहाँ काम नहीं करना, तुमको विदेश भेज रहे हैं, ज़्यादा पैसा छापोगे, ऐसा भी नहीं था, समझे बात को। आओ, अनजस्ट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया आपके पास आर्मी में दोनों है, ब्रिटिश है, इंडियन है, दोनों, पर ब्रिटिश के साथ आप अच्छा बिहेव कर रहे हो और इंडियंस के साथ आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो। इवनली इतना नहीं, ब्रिटिश को पता है वही काम करने के लिए आप ज़्यादा पे कर रहे हो और इंडियंस को
कम पे कर रहे हो। मतलब ब्रिटिश जो आर्मी थी उनको पे भी ज्यादा किया जा रहा था, ब्रिटिश को ज्यादा पे किया जा रहा था और इंडियंस को कम पे किया जा रहा था। तो एक तो आक्रोश ये कि 8 घंटा हम काम करेंगे और हमको पैसा क्या होगा, कम मिलेगा, और 8 घंटा वो काम करेगा तो उसको पैसा क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। एक तो ये रीजन बना। आगे सुनो, लॉस ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन अफगान। कारण क्या है, अफगान में ब्रिटिश हार गए थे और आर्मी में ये दिमाग में आया कि अगर ये अफगान से हार गए तो हम लोग इनको नहीं हरा सकते हैं क्या। मतलब कहीं ना कहीं समझो डीमोरलाइज होना और खुद को मोटिवेट करना। इनको लगा वो डीमोरलाइज हुए हैं, ठीक है, मतलब अनैतिकता की तरफ गए, आप ऐसे समझ लो, डीमोटिवेट हुए, हम मोटिवेट हो गए। इन्होंने खुद को मोटिवेट किया, इन्होंने सोचा कि भैया हमारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि हम हरा नहीं सकते हैं, यही है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि उस समय क्या थे, ब्रिटिश तो 2 4 5 आए थे ना, उन्होंने वो तो बाद में धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। उनकी जो आर्मी थी उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका था, इंडियंस का था। कहाँ 40,000 ब्रिटिश, 40,000, कहाँ 2 लाख इंडियंस। तो इंडियंस के दिमाग में ये आया कि अगर एक साथ हम हो जाए तो क्या इनको नहीं हरा सकते। लेकिन अभी भी बच्चों ये जो मिलिट्री कॉज है ये इतना बड़ा नहीं बना कि ये पूरे वॉर को क्या करे, अकेला करा देता। क्योंकि देखो आप कोई एक रीजन यहां से उठा लो, ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, ना न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से कोई मतलब था, ठीक है, ना इससे कोई मतलब था, ना इससे कोई मतलब था, इससे भी कोई मतलब नहीं था। आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, समुद्र के पार नहीं जाना, आपको पैसे की जरूरत है ना, 4 आदमी नहीं जाएगा पर 40 तो जाएगा ना, क्योंकि उसको क्या चाहिए, रुपया चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा 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 से घर चलता है ना, समझे मेरी बात। तो इसमें से कोई रीजन भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट रीजन नहीं बनता है कि जो अकेला कराए वॉर। देखो इंपॉर्टेंट रीजन हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना नहीं बनता कि ये अकेला वॉर को कराए, बात मेरी समझ रहे हो, ठीक है। मिलिट्री कॉज इतना था। अच्छा, मिलिट्री कॉज में ही एक आप वो इमीडिएट कॉज जो हम आपको बताएंगे, जो पढ़ा चुके इनफील्ड वाला, जिसमें क्या था, काऊ और पिग का ग्रीस लगा हुआ था, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या एक इंपॉर्टेंट कॉज है। लेकिन उसको मिलिट्री में नहीं रखे, हम क्या किए, इमीडिएट रख लिए। चलिए हम अगला आपको बताते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है रिलीजियस कॉज, मतलब धर्म से छेड़छाड़ करने वाली बात हो गई। और ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया। कारण क्या था, कारण ये था, ध्यान से सुनो, कि सपोज हम मुसलमान आप हिंदू, अब यहाँ पे धार्मिक मुद्दा जब सामने आना शुरू हो गया, मतलब अपने अपने धर्म पे ठेस पहुंची, तो हम लोग क्या किए, बगावत करना शुरू किए। यहाँ पे कुछ ऐसी बात थी। पहला, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। अंग्रेज जैसे भारत आए थे ना, उस समय देखो कितनी कुप्रथा थी, जिसको आप बोलते हो सती प्रथा। सती प्रथा क्या था, पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा जला दो, ठीक है। अब अंग्रेजों को ये चीज़ पसंद नहीं आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे, वो भारत के सेकंड लॉर्ड विलियम बेंटिक टू, ठीक है, गवर्नर जनरल थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करना चाहा, तो राजा राम मोहन भी थे ना उस समय, तो वो हेल्प चाहते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पता अवेयरनेस फैलाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल विवाह जिसको आप बोलते हो, मतलब बच्ची कम उम्र में शादी करा देना, विधवा को दोबारा शादी कराना, ये सारी की सारी जितने भी रिफॉर्म्स थे ब्रिटिश लेके आए थे। और लोग उस समय अंधविश्वासी थे, उनका मानना था ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी आप बहुत जगह देखते होंगे कि भैया कम उम्र में शादी हो जाती है, गांव में कम उम्र में शादी हो जाती है, अभी भी हो जाती है। तो ये जो वो ब्रिटिश लोग सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, समाज सुधारने का काम कर रहे थे, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी धार्मिक भावना ठेस हो रही थी, पहुंच रही थी, चोट लग रहा था। मतलब ये अच्छा नहीं, पत्थर पूज लिए, वो भगवान मिल गया, मान लिए, ठीक है, लेकिन बाप क्या बार बार पत्थर पूजो भगवान मिल जाए, मतलब ये देखा नहीं गया उनसे। और इन्होंने क्या किया, सीधा एकदम लॉ ही बना दिया, नया नया नियम लाना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें, तो लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक रीजन ये बन गया। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स। अब सुनो बच्चों, यहाँ पे रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स। रेलवेज क्यों, रेलवेज इसलिए, पहली बात रेलवेज का कारण क्या था पता है, रेलवेज के लिए जो स्लीपर्स थी, स्लीपर्स मतलब जो ट्रैक पे, वो पहले तो लकड़ी का होता था ना स्लीपर्स, ठीक है, ऐसा जो रेलवे होता है इसमें जो इस तरह का स्लीपर्स जो होता है ना, ये लकड़ी का। बहुत सारे जंगल वंगल काटे गए और बहुत सारे लोगों को बेघर किया गया, क्योंकि पहले तो जंगलों में लोग रहते थे। आदिवासी को तो मारा पीटा गया हटाने के लिए, उनको उनसे काम भी लिया गया, ठीक है। अब वो लोग जंगल को भगवान की तरह मानते हैं, बहुत सारी बातें। पहला तो ये हो गया। दूसरा, रेलवे में क्या होगा, ब्राह्मण भी चढ़ेगा, हिंदू छत्री भी चढ़ेगा, वैश्य भी चढ़ेगा, नीचे कास्ट का भी चढ़ेगा, अंग्रेज भी चढ़ेंगे। तब बताओ कितना डाइवर्जन क्रिएट होगा। अंग्रेज गोरे होते हैं, मैं सांवला हूँ, मेरे सामने वो, छी तू निकल यहाँ से, तू क्या कर रहा है यहाँ से, चल, यू इंडियन, माई पुलिस,
मतलब पॉलिश मारो वगैरह वगैरह, जान रहे हो वो कितना ज़्यादा डाइवर्ट होंगे, या लोग कितना ज़्यादा डाइवर्ट होगा। उस समय समाज में जाति प्रथा भी बहुत ज़्यादा थी, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ब्राह्मण लोग मतलब वैसे के साथ नहीं बैठेंगे, तुम नीचे बैठो हम ऊपर बैठेंगे, हम बड़े आदमी हम मंदिर में जाएंगे। तो अब बताओ एक सीट पे दो आदमी या एक ही कंपार्टमेंट में दो आदमी कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। लेकिन रेलवेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कि इसके स्लीपर्स के लिए जो हम फॉरेस्ट वगैरह काट रहे थे, उनसे जो ट्राइबल लोग थे वो क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे, वो दुखी हो गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये, यही मामला टेलीग्राफ का भी है, ठीक है। आगे सुनो, गवर्नमेंट सपोर्ट टू मिशनरी, मिशनरी भारत की नहीं थी, ये विदेश की थी। मिशनरीज क्या थी, ये मतलब विदेश से चलने वाली एक संस्था थी जो भारत में अपना दबदबा बनाना चाह रही थी, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो जाए, चाहे वो जैसे कि आपका आईसीएसई बोर्ड इंडिया का नहीं है, ये भी पता है मतलब वेस्टर्न एजुकेशन का ही एक, आप समझ लो एक तरह का ये मिशनरी ही है, मिशनरी आपको सबको पता है ये चीज, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ, नया नया कानून बनना शुरू हुआ, ठीक है। अब कानून बहुत सारी चीजों से बनना शुरू हो गया, बहुत सारी चीजों से बनना शुरू हो गया, हाँ, जैसे रिलीजियस लॉ बनना शुरू हो गया, है ना। किसी मान लो कि फॉरेस्ट का लॉ बनना शुरू हो गया, जंगल नहीं काटेंगे, ये नहीं काटेंगे, वो नहीं, आप यहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ नहीं जा सकते हो। तो ये जो नया नया लॉ आना शुरू हुआ ना, ये भी पता लोगों को खटकने लगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, मतलब अब ब्रिटिश चाहते थे कि भैया तुम हिंदी नहीं पढ़ के हमारी भाषा में तुम मतलब पढ़ाई करो, हाँ। स्कूल भी बनाया तो इंग्लिश मीडियम बनाना चालू किया, और लोगों को भी क्या किया पता है, मतलब तुम इंडियंस हो तो तुम नीचे बैठोगे, हाँ। मेरा जो बच्चा वो अंग्रेज है तो वो मतलब कुर्सी बिस्तर लगा के वो आराम से सोफा मार के पैर मार के वो सोएगा, पर तुम इंडियंस गेट लॉस्ट एंड देयर सिट देयर एंड तब तुम मतलब ये करो। तो बच्चों ये जितना भी ये सारा टॉपिक्स है ना, ये फिर देखो अगेन कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो पता है इमीडिएट कॉज को क्या करे, भड़का सके। लेकिन अब बताओ थोड़ा 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 आक्रोश जब बढ़ता चला जाएगा तो कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। एक देखा, दो देखा, तीन देखा, हाँ। रिलीजियस मैटर तो खैर बहुत बड़ा हो जाता है, किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मामला मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। धर्म में हम हिंदू हैं तो मुसलमान हो, हम दोनों भाई भाई बहुत एकदम एक ही थाली में खा पी रहे हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो गोली मार देंगे एक दूसरे को, होता ही है ऐसा समाज में, हर दिन सुनते हो मॉब लीचिंग वगैरह। तो ये जो है ना आपका रिलीजियस कॉज, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये क्या करता है, प्ले करता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद का कॉज देखते हैं वो क्या है। आइए आज बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज के बारे में। तो देखो हमने पहले भी बताया हुआ है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का कोई एक कॉज नहीं है, बहुत 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 सारा कॉज है वहाँ पे, उसमें से एक है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखो ब्रिटिश आए थे भारत किस लिए, पैसा कमाने के लिए। एक्चुअल उनका जो काम था वो था ट्रेड करना, बिजनेस क्यों, पैसे के लिए। अब पैसा उनको चाहिए चाहे किसी भी तरीके से चाहिए, ठीक है। पैसा कमाने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे जो इंडियन रिसोर्स था इसको बहुत ज़्यादा क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, यूज किया। जो करना चाहिए था वो भी किया, जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया। देखो पहला जो पॉइंट है वो है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स, हद से ज़्यादा उस रिसोर्स का इस्तेमाल करना। मतलब देखो उसमें बिजनेस करने का परमिशन दिया जाता था कि आप इस एरिया में बिजनेस कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप इतना काट सकते हो, आप उतना काट सकते हो। सरकार भी आपको परमिशन देती है ना कि आपका गाड़ी अगर चल रहा है तो इतना पोल्यूशन से ज़्यादा इतना पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एक पोल्यूशन लेवल मेंटेन करना है, किसी फैक्ट्री को ये मेंटेन करना है, किसी को ये मेंटेन करना वगैरह वगैरह A to Z। यहाँ पे क्या था, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, रिसोर्स का इतना ज़्यादा यूज किया, पेड़ों को काटा, जंगल बर्बाद किए, रोड बनाया। देखो सारा का सारा काम अच्छा ही था, ऐसा नहीं। उन्होंने रेलवे लेके आए, ठीक है, तो ये नहीं कि रेलवे बहुत ख़राब था, लेकिन रेलवे लाने के लिए उन्होंने हज़ारों लाखों पेड़ों को क्या किया, काटा। तो जो काटा, एक्सप्लॉइट किया हद से ज़्यादा, उसका एक एडवर्स इफेक्ट भी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, लोग वहाँ से क्या हो गए, बेघर हो रहे हैं, जंगल से जानवर बेघर हो रहे हैं। इस तरह का हज़ारों उसके अंदर, जब आप उस पॉइंट के अंदर चले जाओगे ना तो आपको बहुत सारा रीजन मिलना चालू हो जाएगा। दूसरा, सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय जो औद्योगिक कारखाना है इसका नामो निशान धीरे धीरे खत्म होने लगा। मतलब भारत के बाजार में, इंडियन मार्केट में इंडियन इंडस्ट्री का धीरे धीरे नाम क्या होने लगा, खत्म होने लगा। कैसे, इसको समझते हैं। देखो
1815 के आसपास देखो, 17 से 18 सेंचुरी में हो क्या रहा था, इंग्लैंड में चल रही थी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप सुने होंगे, थोड़ा जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो सुनो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हो रहा था, हो ये रहा था कि जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं या जो कारखाने हैं उनको सेटअप किया जा रहा था। मतलब मैनुअली, पहले सारा काम हाथ से होता था, तो मैनुअली नहीं होके अब सारा काम किससे होगा, मशीन से होगा। मशीनों पे जोर दी जा रही थी। और जब कभी ऐसा होता है कि मशीनों पे जोर दी जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाता है। क्योंकि जहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं उसके बदले एक मशीन काम करेगी, तो 10 आदमी को हटाओ, निकाल के फेंको, कोई काम ही नहीं है उसका, हटाओ, कोई काम नहीं है। अब होगा क्या, होगा ये कि वहाँ पे इंग्लैंड में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंग्लैंड से जो माल था वो इंडियन मार्केट में आना शुरू हो गया धीरे धीरे। अब इंडियन मार्केट में जब आना शुरू हो गया तो पता है जो ये ब्रिटिश थे इनको इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था हम इस मार्केट से सामान खरीदे, इसी मार्केट में बेच दिए, है ना, होलसेलर से खरीदे डीलर को भेज दिए, या डीलर से रिटेलर को, मार्केट से इंडियन मार्केट में सारा काम हो रहा था। पर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इंडियन रिसोर्स को क्या किया पता है, फॉरेन मार्केट यानी कि पता है इंग्लैंड भेजना शुरू किया। सोचो, आपको बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ लो, टी का ही एक एग्जांपल हम आपको दे रहे। टी लीव्स को इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड भेजा। कहाँ भेजा, इंग्लैंड। इंग्लैंड में इस टी लीव्स से क्या, चाय की पत्तियों से क्या बनाया गया, टी बनाया गया, चाय बनाया गया। ठीक है, चाय को क्या किया गया, इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किया गया। ठीक है, ये देखो रॉ मटेरियल को भेजा था इंग्लैंड, वहां से इन्होंने इसको इंपोर्ट किया, कहाँ, इंडियन मार्केट में। अब इसको हाई रेट पे क्या किया, बेचना शुरू किया, रेट भी ज़्यादा, क्वालिटी भी बेस्ट। अब बताओ, इंडियन जो इंडस्ट्री थी वो धीरे 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 इस इफेक्ट के कारण क्या हो गई, डाउन होती चली गई। मतलब भारत में भारत की कंपनी का दबदबा नहीं रहा, वो धीरे 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 धीरे। और उस समय चकाचौंध की दुनिया थी, नया सूट बूट टाई वाई, नया चीज़, नया मार्केट, इस चीज़ों का दबदबा धीरे 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 बढ़ने लगा। आगे सुनो, कोलैप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड द कॉटेज। हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज का मतलब क्या होता है, जो घर पे काम होता है, जैसे कोई झाड़ू बना लिया घर पे, कोई बास्केट टोकरी बना लिया घर पे। आज भी ट्राइबल लोग क्या करते हैं, घर पे बांस की टोकरियां बना लेते हैं, मार्केट में जाके बेच देते हैं। लेकिन जब मशीन धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगी, सारे काम मशीन से, जैसे पहले मम्मी लोग स्वेटर बनाती थी हाथ से, तो जब वो हाथ से स्वेटर बनाती थी, चाहे डिफरेंट तरह का डिजाइन क्यों ना हो, लेकिन जब वो हाथ से स्वेटर बनाती थी तो हम लोग हाथ वाला पहनते थे, अच्छा भी लगता था, टिकाऊ मजबूत भी होता था। लेकिन जब कंपनियों का बनाया हुआ स्वेटर मार्केट में आना शुरू हुआ तो मम्मी लोग क्या हो, हाथ से बनाना धीरे धीरे कम कर, अरे खरीद लो, वो पहन लो, सस्ता भी है, और क्या, कलर डिजाइन। इसके कारण धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारा, मतलब घर पे जो छोटा मोटा काम हो जाए, जो बिजनेस हो जाए, उसको हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री बोला जाता है। तो ये धीरे धीरे गायब होने लगी। इसके बाद का टॉपिक आता है ड्रेनिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। भारत का इकोनॉमी इसी के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, सूख, यहाँ ड्रेनिंग का मतलब सूखना या सूखता चला गया। एक्चुअल बात ये नहीं है, बात ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म होने के कगार पे चली गई। भाई देखो, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कारण ये है क्योंकि हमारे देश में बहुत पैसा था। आपको पता है, शुरू से जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि भारत में जितने भी डायनेस्टी के लोग आए या जितने भी लोग आए, उन्होंने यहाँ पे क्या किया पता है, केवल लूटा है। लूट के अपने प्रॉपर्टी को, मतलब हमारे अपने प्रॉपर्टी को विदेश लेके गए, कहीं और लेके गए, कुछ और किया, लेकिन लूटा है। इसके बाद भी जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तब भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा रिसोर्स था, धन संपदा था। देखो, सोने की चिड़िया इस बेसिस पे मत कहो कि बहुत ज़्यादा गोल्ड होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखो, जैसे मैं बिलोंग कर रहा हूँ झारखंड से, तो झारखंड पता है नेचुरल रिसोर्स के मामले में बहुत आगे है। कोयला है, लोहा है, अब्रक है, यूरेनियम है, इस चीज़ के मामले में ये बहुत आगे है। ये अलग बात है कि हाँ, इसका रिसोर्स यहाँ यूज नहीं हो पा रहा है या इसका पैसा पूरा नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये पता है, रिसोर्स के मामले में उस समय काफ़ी ज़्यादा धन संपदा से भरा हुआ था। और ये क्या था, ये गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गई, बेकार हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द पीपल, लोगों के बीच में जो भुखमरी थी, जो गरीबी थी, जो बेरोजगारी थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पता है, बगावत करने का। आगे सुनो, टैक्स बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा के रखा था। टैक्स जब आप पढ़ोगे किताब के, देखो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना अगर आपकी पढ़ने की मन होगी। तो टैक्स को इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ था। किसी ज़मीन के टैक्स वगैरह को इन्होंने क्या किया, हद से ज़्यादा बढ़ा रखा था।
20%, 10%, 30%, 40%, 50%, मतलब कोई अगर नहीं भी पे कर पाता था तो नहीं, उसको देना है, कुछ भी करके, कहीं से भी करके दो। ठीक है, आगे सुनो। अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी एंड फेमिनाइन, ये सारी चीज़ें भी क्या थी, ये सारी चीज़ें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी क्या रेवोल्यूशन में। देखो बच्चों, हमने पहले भी कहा हुआ है कि रेवोल्यूशन के लिए कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई एक अभी भी कोई एक ऐसा नहीं है, आप सिंगल कोई एक दिखा दो, ऐसा नहीं। देखो, ये मार्केट के लोग हैं जिनमें आक्रोश आ रहा है, मार्केट के लोग हैं जिनमें क्या हो रहा है, आक्रोश आ रही, गुस्से की भावना आ रही है धीरे 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 धीरे। वो किसान लोग थे, बहुत सारे टॉपिक्स अभी यहाँ नहीं दिया आपके किताब में, नील विद्रोह या नील वगैरह या फार्मर्स या टी गार्डनिंग। पता है चाय के बागान में क्या होता था, लोगों को घुसा लिया गया काम करने के लिए, ना चाय पीने का फुर्सत, अच्छा उस समय तो लोग चाय नहीं पीते थे, वो एक सपना हो गया, ना खैनी ठोकने का टाइम, ना पान पुड़िया चिबाने का टाइम, मीन्स गप करने तक का टाइम नहीं मिलता था। वहाँ आक्रोश, मजदूर के साथ परेशानी, फार्मर्स के साथ परेशानी, लोगों के साथ परेशानी, आर्मी के साथ परेशानी, आखिर ये थोड़ा 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 परेशानी क्या हुआ, धीरे 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 बढ़ने लगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, पॉलिटिकल कॉज। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि किसी कारण से जो घर का बोर्ड था उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो शायद आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी और आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। मेरे एटीट्यूड में तो खैर आपको पता चल ही रहा, तबीयत वैसे ही सही नहीं थी, लेकिन वीडियो रेगुलर होनी चाहिए और बहुत कोशिश करेंगे कि आपका जो वीडियोज है ये डेली आ जाए। चलो ध्यान से देखो, पॉलिटिकल कॉज हम लोग देख रहे हैं। पॉलिटिकल कॉज में क्या क्या था, पहला था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन क्या था, एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी को कब्जे में ले लेना। क्यों कब्जे में लेंगे किसी को, आखिर क्या दुश्मनी थी, दुश्मनी ये थी कि उस समय जिन राजा महाराजाओं का कोई बेटा या कोई वारिस नहीं होता था, बेटी की बात नहीं हो रही है, कोई बेटा या वारिस नहीं होता था, तो ब्रिटिश ने एक पॉलिसी बनाई थी कि उसके राज्य को ब्रिटिश में क्या किया जाएगा, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब ब्रिटिश वहाँ पे क्या करेंगे, शासन करेंगे, रूल करेंगे। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके तहत या इसके अकॉर्डिंग सतारा, झांसी, नागपुर ये कुछ जगह हैं जहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने उसको कब्जे में लेना चाहा या लिया, और इससे लोगों में जन आक्रोश बढ़ गया। भाई आप कहीं के राजा हो, आप किसी क्लास का मॉनिटर हो, आपको हटा के हम उस क्लास में मॉनिटर बन जाएंगे, तो जो आपका बना हुआ है कंपनी किसको मिलेगी, मिलेगी हमको, नहीं मिलेगी, समय लगेगा पर मिलेगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, समय लगेगा, लेकिन आक्रोश रहेगा ना, मेरा मॉनिटर था बहुत अच्छा था, उसको आपने हटा दिया, इस तरह का। यही चीज़ आपका हो रहा था एनेक्सेशन ऑफ अवध में। अवध हमने पहले भी बताया हुआ बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। उस समय अवध में आपका लखनऊ था, ठीक है, अयोध्या था, फैजाबाद था, इस पूरे इससे भी ज़्यादा एरिया वहाँ पे क्या था, इन्वॉल्व था। मेरे पास मैप नहीं है, अदरवाइज हम डेफिनेटली दिखाते। कोशिश करेंगे कि एसएसटी का क्लास आपका और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, कोशिश करेंगे। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है एसएसटी पढ़ाने का, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो अवध को भी उन्होंने क्या किया था, एनेक्स किया था, मिलाया था, और अवध में जितने भी लोग थे वो तो पूरी तरीके से आक्रोश में थे, गुस्से में थे कि आखिर क्या बात है और क्यों मिलाया गया। देखो हजार कारण इसके पीछे भी, आप इसके डेप्थ में भी जा सकते हो कि क्यों मिलाया गया, तो इसके डेप्थ में आपको वहां पे अवध के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन आप उतने डेप्थ में नहीं करोगे। डिसरिस्पेक्ट टू बहादुर शाह जाफर या बहादुर शाह सेकंड। डिसरिस्पेक्ट क्या, देखो वो मुगल थे, राजा महाराजा थे, है ना, तख्ते ताज पे वो बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, तो उनके दरबार में जब कोई जाता था तो ऐसा सलामी ठोकता था, जी हुजूर, हाँ तोहफा कबूल करो। तो अब ब्रिटिश लोग ठहरे अंग्रेज लोग ये कहीं अगर जाएंगे ना तो ये बहुत शान से बंदूक वगैरह पकड़ लें और ऐसे 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 जाना, हाँ 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 ऐसे, मतलब जैसे लग रहा है कि बुलेट उलेट कहीं लेके ऐसे। तो जब इनसे कहा गया कि आप महाराज के प्रति मतलब आदर रिस्पेक्ट आप नहीं दिखा रहे हो, तो इनको खराब लगा। तो ये चीज़ भी पता है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं विवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, मतलब लोगों के मन में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो राजा है, ये ब्रिटिश है, ये जॉब करने मतलब सॉरी बिजनेस करने यहाँ आए हैं, इन्होंने उनसे परमिशन लिया, तो ये वहाँ पर क्यों अपने आपको क्या सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ये चीज़ उनको पसंद नहीं था। ब्रिटिश पता है ना आपको, वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, स्पेशली इंडियंस को तो देते ही नहीं थे। इसके बाद क्या हुआ, डिसरिस्पेक्ट टू नाना साहब। नाना साहब रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। इनको भी उन्होंने कहा घंटा किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिस्पेक्ट लो चाहे भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है, इनको कोई भी मतलब नहीं। लेकिन अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो इनके साथ में इनके जो कंपनी के लोग हैं, कंपनी मतलब फैक्ट्री नहीं, इनके जो सहयोगी लोग हैं उनको कितना बुरा लगेगा। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपके घर पे
पापा के कोई दोस्त आए, ठीक है, और आप क्या किए, पापा के दोस्त को हाय हेलो नमस्कार नमस्ते अंकल ये हैं बाबू सोना टोना जादू टोना कुछ नहीं किया, जिसको बोलते हो प्यार प्यार भरी बातें आपने की, तो वो तो खैर उस समय बोलेंगे नहीं, क्या पता जुतियाएँ और लतियाएँ भी अलग बात है, लेकिन बाद में क्या होगा, जुतियाएंगे भी लतियाएंगे भी, टोन तो मारेंगे ही मारेंगे, वो बोलते रहेंगे। शायद तुमको शर्म नहीं लगता है, हाँ यही तुमको तमीज़ सिखाए हैं इस तरह का। तो यही बात कुछ यहाँ भी आ रही है, डिसरिस्पेक्ट की बात क्या हो रही है, तो ब्रिटिश किसी को रिस्पेक्ट देना जानते नहीं थे, ठीक है, तुम कुछ भी करो किसी से कोई फर्क नहीं है, यही चीज़ यहाँ भी आ रही थी। देखो बच्चों अगेन हम बता रहे इसमें से कोई एक रीजन ऐसा नहीं है कि वो अकेला वॉर को करा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक इमीडिएट कॉज ये था, देखो एक इमीडिएट कॉज इनफील्ड जो राइफल थी उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया और ये रूमर फैला कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है जिसको दांतों से काटना पड़ रहा था, रिलीजियस मैटर भी बना, मिलिट्री मैटर भी बना। अच्छा हमको एक चीज़ बता दो, ब्रिटिश के साथ जो सैनिक रहते अगर उन्होंने बगावत कर दी तो जो कॉमन पीपल था उनका जो इनकरेज था, मतलब जो उत्साह था, ये क्या होगा, चार चांद हो गया। आय हाय, ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में ही कोई क्या हुआ, आपके लिए आपके अगेंस्ट झगड़ा कर रहा है, इससे आपको साहस मिला और जितने कॉमन लोग थे ये भी एक 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 एक, एक करके क्या हो गए, पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि ये जो लड़ाई थी इसको फैलने में क्या हुआ, लंबा समय लग रहा था। तो ये आप समझ रहे हो। देखो एग्जामिनेशन पास करने के भर तक ही हम पढ़ा रहे हैं, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा रहे हैं, अलग बात है, ठीक है, कि नहीं बहुत डेप्थ में पढ़ाना भी नहीं है, एसएसटी बहुत बोरिंग है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा दें। आगे सुनो, कंसिक्वेंसेस क्या निकला, इसका परिणाम क्या, आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेजर कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर, भाई इस लड़ाई के परिणाम, किसी भी लड़ाई का कुछ अच्छा परिणाम नहीं निकलता। पहला रुपया पैसा का नुकसान, दूसरा जान माल का नुकसान, तीसरा लंबे समय तक अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होगा, एक्सप्लॉइट होगा, बर्बाद होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या निकला, तो जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उसका एंड हो गया। बहुत बड़ा वॉर था, सोचो कितना बड़ा वॉर था कि कंपनी के शासन को खत्म करना पड़ा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अब कंपनी रूल नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया में उस समय कंपनी रूल कर रही थी। कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के कोई कंपनी यहाँ नहीं आई थी, वो ईस्ट इंडिया बोल के कुछ संगठन या कुछ आपका उस नाम से कुछ यहाँ पे लोग आए हुए थे, या वो कंपनी वहाँ पे थी जिसके कुछ लोग यहाँ आए हुए थे, मतलब कंपनी थी वहाँ, रूल यहाँ हो रहा था। तो जो कंपनी का रूल था वो खत्म करके रूल सीधा दे दिया गया क्वीन और पार्लियामेंट के हाथ में, और वहाँ पे क्वीन ने कुछ प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा भी की थी। ये प्रोक्लेमेशन क्या है ये आप लोग पढ़ लेना, मतलब क्वीन का जो घोषणा पत्र था इसको आप लोग पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉर का कॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने बहुत डेप्थ में नहीं बताया, लेकिन हाँ इतना बता दिया कि आप समझ गए हो। और अगर समझ गए हो तो डेफिनेटली ये बताना कि समझ गए हो कि इससे ज़्यादा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे तो वीडियो लंबे भी बनेंगे और साथ में क्या बहुत सारे बनेंगे। तो अगर आप जस्ट फॉर रिवीजन या इस तरह का समझ रहे हो तो ये उसी तरह का है। अगर डेप्थ में जाना चाहोगे तो फिर तो इस एक पॉइंट को लेके एक वीडियो इस पे बनेगा, मतलब पॉलिटिकल कॉज पे एक वीडियो बनेगा, आप समझ लो इमीडिएट कॉज पे एक वीडियो बनेगा, भले 15 मिनट का बने, समझ रहे हो ना। तो मान लो अगर 5 कॉज है तो 75 मिनट्स का तो एक वीडियो ऐसे बना सिर्फ कॉज के ऊपर। तो आपको उससे क्या मतलब, आपको मार्क्स चाहिए, आपको उससे मतलब है तो नंबर के पीछे अभी ये करो कि नंबर कैसे मिल जाए। 2-4 पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखो। अब इसमें तुम अलाई बलाई रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, कहाँ मलाई वलाई खाई, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एसएसटी सब्जेक्ट ही ऐसा। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कुछ गलत भर के आओ, पर हम ये बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना, हाँ पॉइंट्स को याद रखो और बाकी फिर अपने हिसाब से क्या करो कर लो। ऐसे भी मेरा तबीयत बहुत सही नहीं है और फर्स्ट टाइम हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं। अगेन हाँ आपसे पूछ रहे हैं यही चीज़ कि अगर समझ में आ रहा है तो बताना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताना। कल का क्लास या नेक्स्ट क्लास में आपको मैथ्स का जो अगला रिवीजन का वीडियो होगा वो मिलेगा, और जो वहाँ छूटा हुआ उसको भी प्रोवाइड कराया जाएगा बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय